नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। इस वक्त बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर यह दरभंगा जिला का ग्रामीण क्षेत्र है और अमूमन ये केवल जो कृषक को लेकर जो समस्या आती है वो केवल इसी क्षेत्र का नहीं है, ये अमूमन दरभंगा के सभी ग्रामीण इलाके का है और सभी कृषकों की समस्या वही है। मैं बात कर रहा हूँ कि इस वर्ष जैसे कि बारिश का अनुमान लगाया जाता है कि इस समय तक जो अभी समय चल रहा है, समय में अमूमन जिस क्षेत्र में मैं अभी खड़ा हूँ यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहती थी और पूरी तरीके से बाढ़ से डूबा हुआ रहता था। या तो बाढ़ की पानी का जमाव यहाँ पर रहता था या इस वक्त यहाँ से बाढ़ की पानी चली गई होती थी फसल को बर्बाद करके। लेकिन इस वर्ष बारिश उतनी हुई नहीं है और यही वजह है कि इस वर्ष इस क्षेत्रों में खेती कम देखने को मिला है। हालांकि बहुत सारे किसानों ने अपने बलबूते पर किसी तरह से हिम्मत करके खेती किया। जो सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए भी खेती करने की हिम्मत बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से किसानों को प्राकृतिक की मार झेलनी पड़ती है, चाहे हम पिछले वर्षों तक की बात करें तो लगभग इस क्षेत्रों में बाढ़ का ही पानी आता ही रहता था और जिसको लेकर किसान पहले से तैयार रहते थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये बिचड़े जो कि अभी भी लगा हुआ है, अमूमन ये एक तैयारी थी कि अगर बाढ़ आती है, क्योंकि हर एक वर्ष बाढ़ आती थी, फसल एक बार रोपनी हो जाने के बाद धान की खेती बर्बाद हो जाती थी, डूब जाता था या गल जाते थे धान के पौधे। तो उसके बाद पानी जब धीरे धीरे नीचे चली जाती थी तो किसान दोबारा से धान की रोपनी करते थे और पुनः फसल होती थी, लहलहाती थी। तो उसके लेकर पूरी तरह से तैयारी थी। लेकिन इस वर्ष बारिश कम हुई, जिसकी वजह से मैं चाहूँगा हमारे सहयोगी मानस झा कि आपको दिखाएंगे नीचे में कि किस तरीके से खेतों में मिट्टी के बीच में जो दरार बनी हुई है बड़ी बड़ी। और ये ऐसा नहीं है कि अभी भी इसमें नमी है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में 2 दिन पहले यहाँ पर इस क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश हुई थी और लगातार 7 घंटे बारिश होने के बावजूद जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न है कि अभी भी खेतों में दरार है और इस वक्त पूरी तरीके से खाद देने का जो समय हो जाता है कि धान का पौधा लगाने के बाद उसमें खाद डाला जाता है, अगर एक बार पानी आ जाती है तो वही उसमें किसान लगे हुए। तो किसान की समस्या एक नहीं है, किसानों की अनेक समस्या है जिस पर अगर चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबी चर्चा होगी और उस समस्या को देखने वाला कोई नहीं है। ये नहीं है कि इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी या गलतियां हम सरकार को दे दें, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार। केंद्र सरकार की ओर से भी किसानों को लेकर अनेक योजनाएं चलाए जा रहे हैं, किसानों को अनेक लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो लाभ ज़मीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचती है? जो किसान हैं वास्तव में उन तक पहुंचती है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लाभ जो किसान हैं असल में उन तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि किसान का मतलब तो ये नहीं होता कि बड़े किसान, केवल बड़े किसान। किसान का मतलब तो ये भी होता है कि जो छोटे भी किसान हैं, खुद के परिवार के भरण पोषण के लिए केवल खेती करते हैं, वो भी किसान की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उस किसानों तक क्या वो सुविधाएं पहुंच पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब आता है कि ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हमने बहुत सारे किसानों से बात किया, इस क्षेत्र के किसानों से, और ये केवल यहीं की समस्या नहीं थी। हर एक ऐसे किसान हैं जहां तक अनेकों सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं मैं दोष सरकार को दूंगा और थोड़े बहुत दोष जो है वो आम जनता या किसानों का भी है कि इसके प्रति वो जागरूक नहीं है कि आखिर हम तक हमारे लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाए जा रहे हैं जिसका हम लाभ उठा सकें। उनको इसके बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से ये सब देखने को मिलता है। तो अब इसका प्रमाण क्या होगा कि कैसे हम कह सकें कि वास्तव में किसानों तक नहीं पहुँचती है वो चीज़? क्योंकि जो सम्मान निधि की योजना प्रधानमंत्री की ओर से प्रदान की जा रही है वो भी कहें तो वाजिब जो किसान है उनको नहीं मिल रहा है। वो बड़े लोगों को मिलता है जिनका ज़मीन है, लेकिन जो खेती करते हैं वास्तव में उनको नहीं मिलता है। जो शहर में रहते हैं और उनका ज़मीन है उनके नाम पे वो 2000 के रुपये जो सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को दी जाती है वो भी उनके खाते में जाते हैं, किसान को नहीं मिलता है। किसान अपने दम पे अपने लागत पे जुआ खेलने का काम करते हैं। उसके बाद जब खेती नहीं होती है तो किसान के ऊपर क्या बीतती है, ये उनकी आत्महत्या के बाद जब सर्कल एक हमने देखा था खाद गोदामों की स्थिति। अभी यूरिया खाद को लेकर काफ़ी मारामारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी बारिश हुआ था, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि बारिश हुआ था तो अब खेतों में खाद डालने का समय आ गया, धानों में खाद डालने का समय आ गया। इसी को लेकर अभी यूरिया खाद को लेकर मारामारी चल रही है और गोदामों की स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है कि शटर गिराकर दुकान बंद करके वो चले जाते हैं वहाँ से।
क्या है कारण? तो कारण ये है कि अब पहले जो होता था कि लगभग सभी दुकानों पर खाद मिल जाया करता था और किसान खाद दुकानों से आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, किसान लेकर के अपना खेती करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है एक अलग नियम आया कि जिसके पास अथॉरिटी होगी, यानी कि जिसके पास लाइसेंस होंगे, वही खाद बेच सकेंगे। और इसको लेकर जो परेशानी हुई, जो जिसके माध्यम से आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरीके से किसान खाद को लेकर किल्लत झेल रहे हैं, किस तरीके से किसानों को परेशानी हो रही है और किस तरीके से वो बेहाल हैं। क्योंकि खाद गोदाम पर सुबह हमें जाने के बाद शाम तक इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद भी उनको खाद नहीं मिलता है, उनको खाद नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं इसमें गोदाम मालिक का भी दोष है कि वो क्या करते हैं, तो खादों की कालाबाजारी करते हैं और किसान भी खादों की कालाबाजारी करते हैं। अब यहाँ पर ये भी सवाल है कि किसान कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कल जब मैंने देखा वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद, तो खाद गोदामों पर एक किसान जिसको ज़रूरत उतनी नहीं है खाद की, फिर भी वो 2-2 बोरी अपने नाम पे ले रहे हैं खाद, और लेने के बाद क्या करते हैं, अपने घर जाने के बाद उसको जिस रेट में मिलता है वहाँ पर सरकारी गोदाम से खाद, उससे 2 गुने से अधिक रेट पर उसको बेचते हैं। और यही कालाबाजारी करने के लिए वो 2-2, 3-3 बोरी खाद ले आते हैं वहाँ से। और उसके बाद क्या होता है, जो वास्तव में ज़रूरत किसान जिनको ज़रूरत है, वो अब क्या होते हैं, उसके यहाँ से खरीदने पर मजबूर होते हैं अधिक रेट पर। तो ये एक समस्या है। और दूसरी बात, जिस तरीके से बड़ा क्षेत्र है, तो अगर सरकार ने ऐसे लाइसेंस देकर किसी को खाद देने का अथॉरिटी दिया है, तो क्षेत्र हिसाब से उस तरीके की अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि इस क्षेत्र में इतने किसान हैं तो उसको इस हिसाब से इतना डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आपको मात्र 10 कदम पे 2-2 गोदाम मिल जाएंगे और कहीं कहीं 10 किलोमीटर तक एक भी गोदाम नहीं है। और ये समस्या बड़ी समस्या है कि अब 10 किलोमीटर दूर किसान जाएंगे खाद लाने के लिए, वहाँ पर इंतज़ार करेंगे और आखिरी समय आएगा तो बोला जाएगा कि खाद ख़त्म हो गई, गोदाम में जो स्टॉक था वो ख़त्म हो गई है, अब हमारे पास खाद नहीं है, आप घर जाइए। और उसमें भी एक और समस्या आ रही है कि अब खाद मिलता है फिंगरप्रिंट वेरीफाई करने के बाद, यानी कि अगर आपका फिंगर स्कैन हो रहा है तो आपको खाद मिलेगा, नहीं तो आपको खाद नहीं दिया जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि जो बुजुर्ग किसान है, क्योंकि किसानों का काम है खेतों में काम करना, वो खेतों में काम करते हैं, उनको धरती पुत्र कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है, वो भर दिन खेतों में काम कर, उनका फिंगर स्कैन नहीं हो पाता, क्योंकि उस वजह से उनके निशान जो है घिस जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अंगूठा घिसने की वजह से उनका फिंगर स्कैन नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पर इस किसान के लिए तो ये समस्या है कि फिंगर स्कैन नहीं हुआ, उसको खाद नहीं मिलेगा। और ऐसा हमने देखा, वहाँ नज़दीक से हमने देखा कई किसानों की ऐसी समस्या थी जिनका फिंगर स्कैन नहीं हुआ, तो उनको बड़ी समस्या आई। अब वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद भी उनको खाद नहीं मिला, इसका निदान कैसे होगा? क्योंकि यह भी एक बड़ी समस्या है। पहले तो खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हो भी रहा है लाइन में, अगर उनका नंबर भी आ जा रहा है तो फिर उनको फिंगर स्कैन नहीं होने के कारण उनको खाद नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में तो किसान मरेंगे ही, किसान आत्महत्या करेंगे ही। इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद इस तरह की समस्याओं का उत्पन्न होना कहीं ना कहीं अपने आप में शर्म की बात है। और बिहार जो कि कृषि पर आधारित है और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कृषि की जाती है, कृषि का कार्य किया जाता है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति बनी है। मैं बता दूं कि ये जो अभी जिस तरीके से इस खेतों में धानों की फसल की स्थिति है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी दरारें क्यों पड़ी है, तो इसके पीछे की कारण है कि क्षेत्र के हिसाब से पहले सरकारी नलकूप थी, जो राज्य सरकार की सरकारी नलकूप चलती थी, जिनसे सिंचाई की आपूर्ति को पूरी की जाती थी, वो लगभग जगह बंद पड़ी है। लगभग जगह वो सिंचाई जो नलकूप है वो बंद पड़ी है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है कि अगर नलकूप को चालू कराने के लिए भी सरकार ऊपर से फंड का मुहैया कराते हैं, तो जो उसके नीचे बैठे लोग हैं वो उनको खा जाते हैं और नीचे ज़मीन स्तर पर उनको आने नहीं देते हैं। और उसके बाद अगर आते भी हैं तो ऑपरेटर नहीं पहुंचेंगे समय पर, पानी नहीं देंगे समय पर। और दूसरी बात, बहुत दूर दूर क्षेत्र में पहले तो एक आध ही नलकूप है, दूर दूर तक क्षेत्रों में केवल एक आध मिलता है और वो भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। और आम जनता की ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कि गलती है कि वो लोग क्या करते हैं कि जब पानी की ज़रूरत होती है, खेतों में पानी दिया जाता है, तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी हुए बचे दिनों में क्या करते हैं, तो वो जो उनके लिए नाला बनाया जाता है खेतों तक पानी पहुँचा, लेकिन उस नाले को उखाड़ कर अपने घर ईंट लेकर चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं
अगर हम कहें तो समस्या दोनों तरफ से उत्पन्न होती है, गलतियां दोनों की होती है। खासकर सरकार को इसलिए अधिक जिम्मेदार ठहराया जाता है कि अगर आप योजना को ऊपर से लागू करते हैं तो आपको ज़मीनी स्तर पर उसका एक सर्वेक्षण करना चाहिए, एक रिपोर्ट बनानी चाहिए कि क्या आखिर वास्तव में जो हमने जिस तरीके से किसानों को फ़ायदा देने की बात कही, अन्नदाता को हम जो सुविधा प्रदान कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में अन्नदाता तक पहुंच रहा है कि नहीं। ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार सत्ता का परिवर्तन होते रहता है, सरकारें आती है जाती है, और बिहार की तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पिछले कई सालों से एक ही मुख्यमंत्री बने पड़े, वो अगर लागू कर रहे हैं तो फिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरह की अनेक समस्याएं हैं जिसके ऊपर अनेकों चर्चाएं की जाती है। तो ज़मीनी स्तर पर अगर रिपोर्टिंग करके देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में किसान की समस्या क्या है। इस चीज़ से को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर ध्यान देना आवश्यक है कि आखिर हम जो योजनाएँ चला रहे हैं वो योजनाएँ ज़मीन तक पहुँच रही है कि नहीं, और उनका रिपोर्टिंग करना या उनका एक रिपोर्ट तैयार करना ज़रूरी है, ताकि उस समस्याओं को सुनकर पुनः क्या गलतियाँ है उस सिस्टम में उसको पुनः से चालू कराया जा सके और सही किया जा सके।